आज हम मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी सब्जेक्ट में कुछ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो डेफिनेशंस में आते हैं उसके बारे में डील करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद अपगार स्कोर। अपगार स्कोर हम बच्चे के लिए बात करते हैं। अपगार स्कोर में बच्चे का हार्ट रेट, उसकी रेस्पिरेटरी रेट, उसका मसल टोन, उसके रिफ्लेक्सेस किस तरीके से काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उसकी मेजरमेंट लेकर उसके हिसाब से जो एक स्कोर तैयार किया जाता है 1 to 10 के बीच में, ठीक है, उसको हम कहते हैं अपगार स्कोर। सो अपगार स्कोर 10 एक्सेलेंट होता है, सबसे अच्छा। 7, 8, 9 तक गुड है, नॉर्मल है। उससे नीचे मतलब बच्चे में किसी ना किसी तरीके की, जो नवजात शिशु है उसमें किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम है। तो जो बच्चा हम कह रहे हैं वो बच्चा वो है जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, हम उस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपगार स्कोर ऐसे बच्चों पे अप्लाई होता है। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस भी बहुत बार पूछा गया एक सवाल है एग्जाम में। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का मतलब है कि कोई भी एक प्रेग्नेंट मदर जिनका जो पेल्विस है, ठीक है, पेल्विक की जो हड्डी है उसका जो इनलेट होता है, पेल्विस का एक नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक आउटलेट होता है, ठीक है, जहाँ से बेबी बाहर आते हैं, ठीक है। तो अगर पेल्विस छोटा है किसी भी वजह से, किसी भी एंगल से अगर पेल्विस छोटा है कि बच्चा उस पेल्विस में से डिलीवरी के टाइम में बाहर नहीं आ पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस मदर का जो पेल्विस है वो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब है वो सारे ही चीज़ें जो करी जाती हैं जिससे एक कपल को, मतलब एक हस्बैंड एंड वाइफ को हेल्प कर सकें कि वो अपने जो रिप्रोडक्शन है उसे अच्छी तरीके से पूरा कर सकें। ओके, कि जितने डिज़ायर्ड बच्चे उन्हें चाहिए उतना ही वो रिप्रोड्यूस कर सकें। तो उस पूरी एक प्रक्रिया को, उसको हम कहते हैं फैमिली प्लानिंग। नॉर्मली फैमिली प्लानिंग जो होता है उसमें हम बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में। तो टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी होते हैं और परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी होते हैं। टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मतलब ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो कुछ टाइम के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसके दौरान जब एक मेल और एक फीमेल, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ जब सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए जो हम टेम्पररी करते हैं उसको हम टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बोलते हैं। परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब है कि कंप्लीटली एक पॉइंट के बाद अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहते बच्चों को, तो इस तरीके की जब सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं जिससे रिप्रोडक्शन ना हो बॉडी में, तो उसको हम कहते हैं परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज लोकिया। लोकिया का मतलब है कि डिलीवरी के बाद, मदर के डिलीवरी के बाद से लेकर जो उनके वजाइना के थ्रू डिस्चार्जेस आते हैं, वो ब्लड हो सकता है, किसी और टाइप का फ्लूइड हो सकता है, म्यूकस हो सकता है, तो उस तरीके के डिस्चार्जेस को हम कहते हैं लोकिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज IUGR। IUGR फुल फॉर्म में भी पूछा जाता है और डेफिनेशन में भी पूछा जाता है। IUGR का फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। सो इंट्रा यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर जब बेबी होता है तो उसका जो ग्रोथ है, ठीक, उस चीज़ में अगर किसी भी तरीके का रिटार्डेशन हो जाए, रिटार्डेशन मतलब कमी आ जाए, तो उसको हम कहते हैं IUGR। तो बहुत सारे बीमारियां हैं या बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान जिसकी वजह से प्रेग्नेंट मदर के यूट्रस में जो बच्चा होता है वो ठीक से एक एक हफ्ते जिस तरीके से उस बच्चे को ग्रो करना चाहिए उस हिसाब से वो बच्चा ठीक से जब ग्रो नहीं कर रहा होता है, उस वीक के हिसाब से कम ग्रोथ हो रही होती है बच्चे की, तो हम कहते हैं कि बच्चा IUGR है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेड है। ओके, नेक्स्ट वन इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जब एक व्यक्ति रिप्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं रखते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम मिडवाइफरी में बात करें तो अगर हम केवल फीमेल इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो फीमेल इनफर्टिलिटी का मतलब है कोई भी फीमेल जो एक बेबी रिप्रोड्यूस या फीटस रिप्रोड्यूस नहीं करने की क्षमता रखती हों, उन्हें हम कहते हैं इनफर्टाइल। उस अवस्था को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। Okay, now the next thing is menstrual cycle.
मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब है कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पेशली यूट्रस और ओवरी में अगर हम बात करें तो जो भी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जो भी चेंजेस चलते रहते हैं 1 महीने के गैप में, 1 to 28 डेज के गैप में, ताकि उनकी बॉडी में प्रेगनेंसी अकर हो पाए, उस चीज़ के लिए जो भी चेंजेस अकर होते रहते हैं, चाहे वो एग का बनना हो ओवरी से, यूट्रस में लेयर्स का डलना, या फिर न्यू ब्लड वेसल्स का बनना, हार्मोन चेंजेस होना, ये सारी चीज़ें जो प्रेगनेंसी को फेवर करें, उन सब चेंजेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, नेक्स्ट थिंग, एक्लैम्शिया। एक्लैम्शिया हम प्रेगनेंसी के दौरान तब बोलते हैं जब मदर हाइपरटेंसिव होती हैं। यहाँ पे एक्लैम्शिया के साथ साथ हम एक और वर्ड के बारे में बात करेंगे, प्री एक्लैम्शिया। ओके, हो सकता है कि आपसे एग्जामिनेशन के दौरान एक्लैम्शिया की जगह प्री एक्लैम्शिया पूछ लिया जाए, तो हम दोनों ही टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइपरटेंशन का मतलब है जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है। यहाँ पे हम ब्लड प्रेशर को 140/90 की रीडिंग पे रखेंगे। तो अगर 140/90 तक की रेंज में या उससे ऊपर ब्लड प्रेशर चला जाता है किसी भी प्रेग्नेंट मदर का आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो हम कहते हैं कि मदर को हाइपरटेंशन है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। उस हाइपरटेंशन के साथ साथ, मतलब इस एक रीडिंग से आगे बढ़ने के साथ ही साथ, अगर मदर के यूरिन में से प्रोटीन जा रहा हो और साथ ही साथ मदर की बॉडी में अगर आप सूजन देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये तीनों चीज़ें दिखना प्री एक्लैम्शिया के लक्षण हैं। हाई बीपी, प्रोटीन यूरिन में जाना, जिसको हम प्रोटीन यूरिया भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ एडिमा होना, मतलब सूजन होना बॉडी में। तो ये 3 जो लक्षण हैं वो प्री एक्लैम्शिया को दर्शाते हैं। प्री एक्लैम्शिया जब कंट्रोल नहीं हो पाता है और बीपी और ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाता है, जिसकी वजह से अगर मदर में मिर्गी के दौरे आने लगे या कोमा में जाने लगे मदर, तो हम कहते हैं कि वो एक्लैम्शिया है। ओके, सो एक्लैम्शिया का डेफिनेशन यही हुआ कि सीजर या कोमा सिचुएशन जो हाइपरटेंशन के साथ साथ या प्री एक्लैम्शिया के साथ आता है प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के टाइम तक में, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्लैम्शिया। ओके, सो ये था प्री एक्लैम्शिया और एक्लैम्शिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबर के बारे में। लेबर जो मैकेनिज्म है, लेबर का सिंपल मीनिंग होता है वो प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बेबी यूट्रस से बाहर आता है, मदर के बाहर एनवायरनमेंट में, तो उसको हम कहते हैं, मदर की बॉडी से बेबी का बाहर आना, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं लेबर। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज नॉर्मल लेबर। डिलीवरी जो होती है, एक बच्चे की डिलीवरी हो जाए तो वो सब डिलीवरी या चाइल्ड बर्थ लेबर ही कहलाते हैं, लेकिन हर चाइल्ड बर्थ नॉर्मल लेबर नहीं होता है। नॉर्मल मतलब हम नॉर्मली, आपने सुना होगा ये कहते हुए कि डिलीवरी नॉर्मल थी, तो वो क्या फैक्टर्स हैं जिसके होने पर हम कह सकते हैं कि नॉर्मल थी या डिलीवरी नॉर्मल नहीं थी। ओके, सो नॉर्मल लेबर होने के लिए ज़रूरी है कि कंटिन्यूस लेबर कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हों मदर की बॉडी में। जब एक बार लेबर पेन स्टार्ट हो जाए या लेबर का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाए, तो लेबर के ऑनसेट के बाद स्पॉन्टेनियस चले, मतलब कंटिन्यूस चलता रहे, किसी भी तरीके का डिले नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत देर तक मदर को कॉन्ट्रैक्शंस या पेन हो रहे थे और उसके बाद बिल्कुल पेन होना बंद हो गया, उनको कुछ फील ही नहीं हो रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी तरीके का डिले नहीं होना चाहिए। नेचुरली बच्चा बाहर आना चाहिए, किसी और चीज़ों के मदद के बिना। मदर या बच्चे को की जो हेल्थ है वो दोनों ही अच्छी रहनी चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम कहते हैं। साथ साथ प्रेजेंटेशन का मतलब है कि बच्चा मदर के यूट्रस के अंदर किस तरीके से लेटे हुए हैं। तो अगर बच्चे का सिर मदर के यूट्रस के एंड में है, जैसे ये यूट्रस है, ठीक है, ये इस तरीके से यूट्रस है, ये बेबी है। ओके, सो ये बेबी के पैर हैं, ये बटक्स हैं, ये हेड है। तो ये जो हेड है अगर मदर के यूट्रस के एंड में है, मतलब सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स उसके बाद वेजाइना के थ्रू बेबी बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये सर्विक्स की तरफ अगर बच्चे का सिर है तो हम कहते हैं कि ये वर्टेक्स
प्रेजेंटेशन है। ओके, सो अगर ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो ही हम कहेंगे कि ये लेबर नॉर्मल होगा। अगर ये वर्टेक्स ना होकर मान लीजिए कि ये बटेक्स या लेग या हैंड अगर सर्विक्स की तरफ आता है तो हम कहते हैं कि ये नॉर्मल लेबर नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स हमने बात किए जिनके होने पर हम कह सकते हैं कि लेबर नॉर्मल है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है परपेरियम। परपेरियम का मतलब होता है वो कुछ टाइम पीरियड डिलीवरी के बाद जब मदर की बॉडी में वापस नॉन प्रेगनेंसी स्टेट के लिए जो चेंजेस आते हैं वो पूरा टाइम पीरियड मतलब पोस्ट डिलीवरी जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं परपेरियल पीरियड या फिर परपेरियम। ओके, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है लाई के बारे में। लाई क्या है? लाई मतलब होता है बच्चा कैसे लेटा हुआ है मदर के यूट्रस के अंदर। तो मदर जो हैं मतलब कोई भी फीमेल जो हैं प्रेग्नेंट फीमेल, उनका अगर बॉडी एक्सेस इस तरीके से है तो अगर बच्चा फीटल एक्सेस की तरह ही मतलब जैसे प्रेग्नेंट मदर हैं उनका सिर यहाँ पे है, ठीक है, पैर यहाँ है, तो ये एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस हुआ मतलब सीधा। अगर बच्चे का सिर यहाँ है ऊपर की तरफ और पैर नीचे है या फिर पैर ऊपर की तरफ है जैसे यहाँ पे हमने बात की थी और सर नीचे है, बच्चा मदर का हेड यहाँ पे होगा, पैर यहाँ पे होगा, तो मदर का हेड और बच्चे का हेड या मदर का स्पाइन और बच्चे का जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डियाँ जो हैं वो एक ही प्लेन में आ रही हैं, एक ही लाइन में आ रही हैं, तो इसका मतलब हम कहते हैं कि ये लाई लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, अगर या ऐसा ना होकर बच्चा ऐसे लेटा होता कि सर यहाँ पे है और जो बटेक्स है या पैर है वो इस तरीके से है, तो हम कहते हैं कि मदर का स्पाइन ऐसे आ रहा है, बच्चे का स्पाइन ऐसे आ रहा है, तो हम कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स है। अगर तिरछा लेटा होता बच्चा तो हम कहते हैं कि बच्चे का लाई ओब्लिक है। तो लाई का सिंपल मीनिंग होता है कि बच्चा जो यूट्रस में है मदर के, उसका एक्सिस और मदर की बॉडी का एक्सिस किस तरीके से रिलेटेड है उसको हम लाई कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन जो आता है दैट इज पार्टोग्राफ। पार्टोग्राफ का मतलब है ग्राफ में रिकॉर्ड करना। डिलीवरी के दौरान एक ग्राफ में रिकॉर्ड किया जाता है कि मदर के वाइटल जो डेटाज होते हैं और बच्चे के मतलब वाइटल जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, हार्ट रेट हो गया, ब्रेथ रेट हो गया, ये सारी चीज़ें जो मदर की बॉडी के जो की इन्फॉर्मेशंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं और जो बच्चे के इन्फॉर्मेशंस हैं, टाइम कितना हो रहा है कॉन्ट्रैक्शंस में, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ग्राफ में नोट किया जाता है। तो उस ग्राफ में नोट करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं पार्टोग्राफ। ओके, नेक्स्ट है प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया का मतलब है कि ये एक डिसऑर्डर्ड कंडीशन है, कॉम्प्लिकेशन है, जिसमें जब एक प्रेग्नेंट मदर के यूट्रस के एंड में, ये यूट्रस है, ठीक है, ये सर्विक्स है, ओके, बेबी होगा, बेबी के साथ साथ जुड़ा हुआ होता है उनका प्लासेंटा। ओके, सो प्लासेंटा नॉर्मली इस तरीके से या इस तरीके से फर्स्ट 1/3 में जुड़ा हुआ होता है, इस तरफ या इस तरफ। ओके, अगर किसी वजह से प्लासेंटा नीचे की तरफ है मतलब सर्विक्स को पूरी तरीके से कवर कर रहा है या इनकम्प्लीटली कवर कर रहा है, लेकिन अगर नीचे है, सर्विक्स की तरफ है, सर्विक्स को किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत भी अगर कवर कर रहा है, तो हम कहते हैं कि वो बीमारी जो होती है, वो कंडीशन जो होती है, उसको हम प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। ओके, सो व्हेन प्लासेंटा इज कवरिंग द सर्विक्स, जब प्लासेंटा सर्विक्स को कवर कर रहा है पूरा अधूरा कैसे भी, तो हम कहते हैं कि वो कंडीशन प्लासेंटा प्रीविया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेंस्ट्रुएशन की तरफ। हमने इससे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात किया था। मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेंस्ट्रुअल साइकिल वो सारे चेंजेस थे जो प्रेगनेंसी के लिए फेवरेबल बनाने के लिए हो रहे थे। अगर मान लीजिए कि उस 28 दिन के गैप में एक फीमेल अगर प्रेग्नेंट नहीं होती है, मतलब एग फॉर्म हो गया, स्पर्म नहीं आया, फ्यूज़ नहीं हुए, वो अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, तो ये जो एग है और यूट्रस में जो भी चेंजेस हुए थे वो सारी चीज़ें इस 28 डेज़ के बाद क्या हो जाती हैं, इस टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं और ये बॉडी के बाहर आना स्टार्ट हो जाती हैं ब्लीडिंग के थ्रू। ओके, सो जो मंथली ब्लीडिंग होता है थ्रू दी वेजाइना, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान किए गए सारे चेंजेस डिस्कार्ड किए जाते हैं, निकाले जाते हैं बॉडी के बाहर, उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ओके, मेनोपॉज क्या है? मेनोपॉज एक ऐसा सिचुएशन है जब एक पर्टिकुलर एज के बाद,
ठीक है। फीमेल बॉडी में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया होना बिल्कुल बंद हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो किस सीमा पे पहुंच चुकी हैं, मेनोपॉज की। ओके, नेक्स्ट आते हैं मोल्डिंग की तरफ। मोल्डिंग बच्चे के लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड। जो बच्चे का सिर होता है, उसके जो स्कल के जो बोन्स होते हैं वो बहुत हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। वो सॉफ्ट इसलिए होते हैं ताकि वो बाहर आसानी से आ पाएँ। तो जब वेजाइना के थ्रू, लेबर के दौरान वेजाइना के थ्रू जब एक बेबी बाहर आ रहे होते हैं, सर्विक्स के थ्रू, वेजाइना के थ्रू बाहर, तो क्योंकि यूट्रस बड़ा है और सर्वाइकल कैनाल और वेजाइनल जो आउटलेट है वो छोटे होते हैं, तब जब बेबी बाहर आते हैं तो अगर ये रिजिड होगा, मतलब हार्ड होगा, तो बेबी वहाँ अटक जाएंगे, वो आ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उस प्रेशर की वजह से ये जो बोन्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर, ऐसे जैसे ये बोन्स हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं थोड़े बहुत। हर एक बेबी में, हर एक मदर के वेजाइनल कैनाल के हिसाब से मोल्डिंग डिफरेंट डिग्रीज में होता है। तो कितना जो स्कल का बोन है वो एक दूसरे के ऊपर आया है डिलीवरी के दौरान, उसको हम कहते हैं मोल्डिंग। ओके, नेक्स्ट शो। शो क्या है? शो का मतलब होता है जैसे ही लेबर स्टार्ट होता है मदर में, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बर्स्ट हो जाता है, वेजाइनल डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। तो एक म्यूकस के साथ साथ, म्यूकस के एक गाढ़े एक म्यूकस के साथ साथ ब्लीडिंग जो आती है उसको हम कहते हैं शो। ओके, सो ब्लड और ब्लड के साथ जो म्यूकस मिला हुआ जस्ट लेबर के शुरू होने पे जो मदर के वेजाइना के थ्रू बाहर आता है उसको हम कहते हैं शो। ओके, नेक्स्ट है एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी का मतलब है वो प्रोसीजर जो वेजाइना के एरिया को थोड़ा ज़्यादा करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए किया जाता है। जैसे हमने अभी मोल्डिंग में बात किया था कि क्योंकि वेजाइना का जो एरिया है, वेजाइनल आउटलेट जो है वो छोटा है, बच्चा अगर मोल्डिंग के बाद भी अगर बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है, बच्चे का सिर फंस रहा है, तो उस समय वेजाइना के उस एरिया को थोड़ा बड़ा करने के लिए, ताकि बच्चा आराम से बाहर आ सके, वेजाइना को क्या किया जाता है, समथिंग लाइक दिस। तो ये वेजाइना है, तो वेजाइना को किसी भी तरीके से अगर काटा जाएगा, इस तरीके से वेजाइना में कट किया जाता है ताकि वो एरिया, ये जो एरिया है ये बड़ा हो जाए ताकि बच्चा आराम से आ जाए। उसके बाद स्किन को क्या कर लिया जाता है, वापस स्यूचर या स्टिच कर दिया जाता है। ओके, सो वेजाइनल एरिया को बड़ा बनाने के लिए जो वेजाइना में कट लगाए जाते हैं उसको हम कहते हैं एपिसियोटोमी, लेबर के दौरान। ओके, डिलीवरी के दौरान। ओके, नेक्स्ट वन इज पीपीएच, पोस्ट पार्टम हेमरेज। पार्टम डिलीवरी है, हेमरेज ब्लीडिंग है, पोस्ट का मतलब बाद में। तो जस्ट जो डिलीवरी का प्रोसीजर, मतलब लेबर जब स्टार्ट होता है उस वक्त से लेकर अगले 40 दिन या 42 डेज, 40 या 42 डेज का आप गैप मान लीजिए, तो जब से लेबर स्टार्ट हुआ तब से लेकर 42 डेज के अंदर अंदर अगर किसी भी तरीके की ब्लीडिंग हो रही है मदर को वेजाइना के थ्रू, तो हम उसको कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। ओके, नेक्स्ट है सेल्फेंजाइटिस। सेल्फेंजाइटिस, आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, फेलोपियन ट्यूब का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको हम कहते हैं सेल्फेंजाइटिस। ओके, सो नेक्स्ट इज एमेनोरिया। एमेनोरिया जहाँ पे ए वर्ड को अगर हटा दें और हम सिर्फ बात करें अगर मेनोरिया की, तो मेनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन। जो हमने अभी बात की थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड में अगर प्रेग्नेंट नहीं होती हैं फीमेल, तो ये जो ब्लीडिंग के द्वारा ये सारे जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। वो जो ब्लीडिंग है उसको हम मेनोरिया कहते हैं। अगर ये जो मंथली मेंस्ट्रुएशन है वो अगर किसी फीमेल में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, एक बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के बाद अगर फिर कभी बीच में अगर मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो जाए, मंथली ब्लीडिंग ना हो, तो उस अवस्था को हम कहते हैं एमेनोरिया। ओके, नेक्स्ट वन इज एड्स। एड्स जो होता है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एड्स जो वायरस कॉज करते हैं एड्स को, उसको हम कहते हैं HIV। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो HIV वायरस की वजह से, HIV से संक्रमित जो लोग होते हैं उनको जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम होता है एड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज अबॉर्शन।
अबॉर्शन क्या है? अबॉर्शन में कहा जाता है कि 20 वीक्स मतलब प्रेग्नेंट होने से लेकर 20 हफ्ते के अंदर अंदर अगर किसी भी कारणवश प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए या आगे मतलब वो जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू ना हो पाए, टर्मिनेट हो जाए या ख़त्म हो जाए, या बेबी बाहर आ जाए, या ऐसा एक बेबी बाहर आए जो 500 ग्राम से कम का होता है, तो उसको हम कहते हैं अबॉर्शन। अबॉर्शन का सिंपल मीनिंग होता है प्रेगनेंसी का ख़त्म हो जाना, ठीक है, बेबी का आगे ग्रो ना करना या बेबी का बाहर निकाला जाना या निकल आना, ठीक है, ये सारी चीज़ें अबॉर्शन में ही आती हैं। तो WHO के डेफिनेशन को अगर हम माने तो WHO ने बहुत सीधे तरीके से उसको डिफ़ाइन किया है कि 20 वीक्स के अंदर अंदर अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, या प्रेगनेंसी किसी भी कारणवश प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू नहीं हो पाती है, या कोई ऐसा फीटस बाहर आ जाता है वजाइना के थ्रू जो 500 ग्राम से कम का होता है, उसको हम कहते हैं अबॉर्शन। ओके, नेक्स्ट है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम डिलीवरी के बाद जब मदर ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट करती हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग में जो सबसे पहला गाढ़ा दूध आता है जो थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, उस गाढ़े पहले दूध को हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम। ये जो दूध है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होते हैं। ओके, सो मिल्क विच हैज़ हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़, और जो वो फर्स्ट मिल्क होता है उसको हम कहते हैं, थिक मिल्क जो होता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेकोनियम। मेकोनियम बेबी की बॉडी में से जाने वाला फर्स्ट फीसस है। फीसस मतलब स्टूल है, ठीक है, तो बच्चे का पहला स्टूल जो बॉडी से जाता है उसको हम मेकोनियम कहते हैं, जो डार्क ग्रीनिश कलर का होता है उसको हम मेकोनियम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोस के बारे में। ओलिगोहाइड्रोमनियोस से पहले हाइड्रोमनियोस क्या है वो बात कर लेते हैं। आप जानते ही होंगे कि मदर की यूट्रस में जब बेबी होता है तो बेबी जो है वो यूट्रस में एक सैक के अंदर, एक थैली में के अंदर होते हैं। उस थैली में पानी होता है जिसको हम, ये जो थैली है उसको हम एमनियोटिक सैक कहते हैं, और इस थैली के अंदर जो पानी होता है उसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ओके, सो किसी कारणवश अगर इस थैली में बहुत कम पानी हो, पानी बिल्कुल कम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोस। और अगर किसी कारणवश थैली में बहुत ज़्यादा पानी हो, एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमनियोस। तो यहाँ पे मैंने दोनों वर्ड्स को डील किया, जो भी वर्ड अगर आपको डेफिनेशन में आए तो आपको तब कंफ्यूजन नहीं होगा। पॉलीहाइड्रोमनियोस मतलब एमनियोटिक सैक में, एमनियोटिक थैली में, बच्चे की जो थैली होती है जो बाहर से कवर्ड होती है उस थैली में बहुत पानी होना, और अगर बिल्कुल पानी नहीं है तो उसको हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमनियोस। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्यूपरल सेप्सिस के बारे में। प्यूपरल सेप्सिस का मतलब है, प्यूपेरियम के बारे में हमने बात किया, तो प्यूपेरियम के दौरान अगर किसी भी मदर को कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं प्यूपेरियल सेप्सिस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम फीटल डिस्ट्रेस के बारे में। फीटल डिस्ट्रेस वो कंडीशन है जब बच्चे को किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशन, डिलीवरी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशन, या किसी भी और कॉम्प्लिकेशन की वजह से अगर बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फीटल डिस्ट्रेस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का सिंपल मीनिंग है जब एक एग या ओवम स्पर्म के साथ फ्यूज होते हैं तो उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आप ऑलरेडी जानते होंगे कि जो स्पर्म है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनता है, टेस्टिस से बनता है। ओके, सो जो टेस्टिस में स्पर्म बनता है वो जब फीमेल यूट्रस के अंदर आते हैं और वो ओवरी से बने हुए एग के साथ मिलते हैं, तो जब ये दोनों सेल, ओवम और जो स्पर्म है, वो दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद वो जब फ्यूज़ होते हैं, ठीक है, फ्यूज़ होने के बाद वो जाइगोट बनाते हैं और ये जाइगोट ही फिर डेवलप होके क्या बन जाते हैं, एक बच्चा। तो उस फ्यूजन को, स्पर्म और एग के फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वोल्यूशन की। इन्वोल्यूशन वो प्रक्रिया है जिसके दौरान जो मदर होती हैं उनका जो यूट्रस है वो
प्रेगनेंसी स्टेट से नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वापस आ जाए। मतलब जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी तब उनके यूट्रस का एक आकार था, उस आकार में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं, हाइट में, विड्थ में, सब कुछ, वेट में, बहुत सारे चेंजेस आते हैं यूट्रस के जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो प्रेगनेंसी के पूरे टाइम पीरियड में धीरे धीरे उनके यूट्रस में काफ़ी स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। तो एक बार डिलीवरी हो जाती है, बच्चा जब यूट्रस से बाहर आ जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे यूट्रस छोटा होना स्टार्ट हो जाता है और उस लेवल तक आ जाता है जैसे वो नॉन प्रेगनेंसी स्टेट में थे। तो उस प्रेगनेंसी से नॉन प्रेगनेंसी के बीच तक में जब यूट्रस आते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं इन्वोल्यूशन। ओके, सो आज हमने कोशिश की है कि आपको कुछ कॉमन डेफिनेशंस के बारे में बताने की जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आपको ये सारे डेफिनेशन समझ में आए होंगे। अगर आपको इन डेफिनेशंस में किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।